गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर फर्स्ट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिमेनिंग पार्ट जो हमारा बच रहा था कूलम्ब्स लॉ हम पढ़ रहे थे और कूलम्ब्स लॉ के बाकी के पोर्शन को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल तक हमने कूलम्ब्स लॉ को कहां तक पढ़ा था? कल तक हमने कूलम्ब्स लॉ को पढ़ा था फोर्स इन वैक्यूम में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्स इन मीडियम। तो अगर मीडियम हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तो देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्स इन मीडियम। अगर मीडियम हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है फोर्स पर। ठीक है, तो देखिए भाई फोर्स पर कोई खास फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। एफ एम बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, बल्कि मैं तो कहूं मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर। यहां ये आ गया एप्सिलॉन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है? अलग अलग। लेकिन यहां पर एक छोटा सा टॉपिक हमें पढ़ना होता है, उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ध्यान से देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर क्या कहेंगे इसको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एप्सिलॉन आर या फिर के से। ये के अलग है और वो के अलग था। ठीक है, तो ये पढ़ना हमें क्या चीज होती है आपको अच्छे से समझाता हूं। ध्यान से सुनना, आपको फील आने वाली है। बहुत बढ़िया शानदार चीजें बताने वाला हूं, क्लैरिटी के साथ समझो। देखिए मान लो कि ये हमारा कोई वाशल था और इस वाशल के अंदर हमने भर रखा है पानी। क्या भर दिया हमने? पानी भर दिया, H2O भर दिया। ठीक है, थोड़ा सा कम कर देता हूं ताकि दिखे अच्छे से। इस तरह से हमने इसमें पानी भर दिया। ठीक है भाई, अब हमने क्या किया? हमने नोटिस किया हम दो चार्ज लेकर के आए, डाइपोल लेकर के आए। डाइपोल का मतलब एक प्लस का चार्ज और एक माइनस का चार्ज। समझिए अच्छे से, हम चार्ज लेकर के आए। मान लो ये मेरा चार्ज था, ये प्लस का Q था और ये मेरा था माइनस का Q। ठीक है, अभी ये वैक्यूम में रखे हुए हैं। अभी ये किस में रखे हैं? वैक्यूम में रखे हैं, शांति से। इनका जीवन शांति से चल रहा है, वैक्यूम में रखे हुए हैं। अब अगर ये वैक्यूम में है तो इस पर फोर्स लग रहा होगा F और इस पर भी फोर्स लग रहा होगा F। दोनों का जीवन अच्छे से चल रहा होगा, इनमें अच्छी खासी दोस्ती होगी, कोई समस्या नहीं वैक्यूम के अंदर। लेकिन अब हम इस चार्ज को ले आए इसमें, इस मीडियम में, यानी कि H2O के अंदर। अब जैसे मैं मीडियम में चार्ज को लेकर के आया, यहां प्लस Q और यहां क्या आया? माइनस Q। तो भाई ये जल है, ये वाटर है, ये जो पानी है ये होगा H2O और H2O को मैं क्या लिख सकता हूं? H प्लस और OH माइनस होता है कि नहीं होता है? आप ये बताओ। कई लोग कहेंगे अच्छा सर ये भी होता है क्या? हमने तो देखा ही नहीं। H प्लस और OH माइनस। अब पहले तो सिर्फ इन दोनों में ही दोस्ती थी, लेकिन अब क्या होने वाला है? ध्यान से देखो। अब भाई होने वाला ये है कि इस प्लस के चार्ज के पास में इधर ये माइनस के चार्ज मंडराने लग जाएंगे, नहीं लगना है? लग जाएंगे। यानी कि माइनस के जो चार्ज है ये इसके साथ दोस्ती करने के लिए आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बहुत बढ़िया। और इधर कौन आ जाएगा? ये प्लस के चार्ज आ जाएंगे। इनकी डेंसिटी इधर ज्यादा होगी, इधर कम होगी, क्योंकि इधर अगर ये आया मान लो माइनस तो ये इसको रिपेल करेगा, इसलिए इधर होगी और प्लस इधर। अब होगा क्या इस सिचुएशन के अंदर? इस सिचुएशन के अंदर ये होगा कि भाई इस चार्ज पर पहले जो फोर्स इधर लग रहा था F, अब रियलिटी में कुछ फोर्स तो इधर भी लगने लग जाएगा। मान लो ये लगने लगा F डैश। कितना लगने लगा? F डैश। कितना लगने लगा? तो अब अगर इस पर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो इसका जो नेट फोर्स है F नेट, यहां लिख रहा हूं F नेट
वो कितना हो जाएगा, एफ माइनस एफ डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एफ माइनस कितना एफ डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, आप कहोगे। तो मतलब फोर्स डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। ऐसे सेम इस पर माइनस के क्यू पर भी क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ डैश आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, इसका भी एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ माइनस एफ डैश। ठीक, अब ये डिपेंड किस पर कर रहा है कि ये फोर्स डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, पहले मुझे बताइए। मीडियम में आने पर ये फोर्स डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ। ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जो फोर्स था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब ये क्यों डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ कि यहां पर ये फ्री आयंस कितने थे, नंबर ऑफ फ्री आयंस कितने हैं, या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या फ्री प्रोटॉन्स कितने हैं, इनकी वजह से ऐसा हुआ। बोलो क्लियर है। तो यहां पर कुछ फोर्स कम हुआ कि नहीं हुआ। अब फोर्स जिस फैक्टर से कम हुआ है ना, जिस फैक्टर से कम हुआ है ना, उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। जिस फैक्टर से कम हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। अब आपको समझ में नहीं आया सर क्या फैक्टर बोल गए आप, समझाता हूं। मान लो कि वैक्यूम में फोर्स था 8 न्यूटन, कितना न्यूटन था, 8 न्यूटन। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अब क्या भैया, अब मीडियम में आने पर ये फोर्स रह गया 4 न्यूटन, कितना न्यूटन रह गया, 4 न्यूटन। तो मुझे बता कि कितने फैक्टर से डिक्रीज हुआ। सर ये 2 फैक्टर से डिक्रीज हुआ, मतलब अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 4 आता है। तो सर इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर कितना है, 2 है। और एप्सिलॉन आर कितना है, 2 है। बोल बात समझ में आई कि नहीं आई। ये कहना चाह रहा हूं कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है कि मीडियम के कंपेरिजन, वैक्यूम के कंपेरिजन में फोर्स मीडियम में जिस फैक्टर से, जिस रेशो से डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब ये निकल के आया कि अगर हम मीडियम के फोर्स की बात करूं तो वो वैक्यूम के फोर्स के कंपैरिजन में किसी के फैक्टर या एप्सिलॉन आर फैक्टर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मैं एक्स कह देता हूं, कोई भी मान लो, कोई एक्स फैक्टर से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब ध्यान से देख तो तुझे समझ में आएगा कि ये 4 कैसे आया था। ये 4 आया था 8/2 करके, 8/2। मतलब वैक्यूम के फोर्स में हमने किसी नंबर से डिवाइड किया तो क्या आया था, मीडियम का फोर्स आया था। यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगा, F/Fm होगा कि नहीं होगा। अरे F/Fm होगा कि नहीं होगा, भाई बात समझ में आई कि नहीं आई। ये x, इसी को मैंने क्या कहा, एप्सिलॉन आर। मतलब एप्सिलॉन आर क्या निकल के आया, F/Fm, F/Fm। तो एप्सिलॉन आर की क्या डेफिनेशन निकल के आई, क्या निकल के आई एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन। एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन निकल के आई कि भाई रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो रेशो होती है दो फोर्स, दो चार्ज के, जब दो चार्ज के बीच में फोर्स के, जब वो वैक्यूम में हो और मीडियम में हो, वैक्यूम में हो और कहां हो, मीडियम में हो। तो डेफिनेशन क्या बोली गई, the ratio of force between two charges in presence of vacuum and medium, in presence of vacuum and medium is known as relative permittivity, is known as relative permittivity। दिमाग में कुछ आया, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुन फिर से कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू दी रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम एंड मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम एंड मीडियम। क्या कहा, दोबारा सुन फिर से एक बार, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू दी रेशो ऑफ फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम एंड प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। बहुत अच्छा सर, समझ में आ गया। अब भाई अलग अलग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होता है, अलग अलग होता है। कैसे कैसे होता है समझाता हूं भाई। एक्चुअल में डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्री आयंस या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। जैसे कि मैं कंडक्टर की बात करता हूं, कंडक्टर में क्या होता है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन, कितने, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन। तो भाई कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कितना होता है, इनफाइनाइट। कितना होता है, इनफाइनाइट। किसका होता है ये, कंडक्टर का बेटा, किसका, कंडक्टर का। और अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, अगर मैं बात करूं किसकी,
इंसुलेटर की, तो भाई इंसुलेटर में एप्सिलॉन आर कितना होगा? इंसुलेटर में कितने होते हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आयंस कितने होते हैं? जीरो? नहीं, जीरो तो नहीं होते, थोड़े बहुत तो होते ही। तो मतलब ये हुआ कि भाई अगर इंसुलेटर की बात करूं तो क्या होगा, क्योंकि पूरी तरह से कोई भी इंसुलेटर नहीं है, तो भाई लेस देन तो होगा इंफिनिटी, बट ग्रेटर देन कितना होगा? जीरो। मतलब इंसुलेटर के लिए जीरो से बड़ा और इंफिनिटी से क्या होगा? छोटा होगा। तो ये हमारा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक थ्योरी। आपको बात यहां तक समझ में आई कि नहीं? आगे पढ़ते हैं। अब देखिए आगे इसी की डेरिवेशन को हम आगे डिराइव करते हैं, इसी डेरिवेशन को आगे की बात करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन को दूसरे मेथड से यानी कि इसके फॉर्मेट को डिराइव करते हैं कि क्या होता है इसका फॉर्मेट। यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, कि भाई मीडियम में जो फोर्स है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में जिस फैक्टर से डिक्रीज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डेफिनेशन को इजी बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स between two charges in presence of medium, sorry, in presence in vacuum and presence of medium। वैक्यूम ऊपर और मीडियम नीचे, ध्यान रखें। फोर्स में वैक्यूम का रहेगा ऊपर और मीडियम का रहेगा नीचे। रिलेटिव तभी होगा अगर वैक्यूम से डिवाइड कर देते तो फिर क्या नहीं रहता भैया? रिलेटिव नहीं रहता। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं इसी के फॉर्मूले की। तो देखिए एप्सिलॉन आर मुझे समझ में आया कि सर एप्सिलॉन आर जो है ना आपका वो है कितना? एफ अपॉन एफ एम। बहुत अच्छी बात है भाई। मैं एफ को क्या कह सकता हूं? ये वैक्यूम में फोर्स है तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और मीडियम में बात करें तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 अपॉन कितना? आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन आर बराबर, मैं दोनों की वैल्यू पुट करता हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 अपॉन कितना? आर स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 1/Q1 Q2 से Q1 Q2 और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। इधर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो एप्सिलॉन आर बराबर कितना आ रहा है? 1/एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 1/एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1/एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कहां चला जाएगा? ऊपर। तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोड आया कि नहीं आया? ये एप्सिलॉन क्या था? अब तुम ध्यान से देख, फॉर्मूला ऊपर फिर से लिख रहा हूं। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड। एप्सिलॉन क्या होता था? मीडियम की परमिटिविटी। और एप्सिलॉन नोड क्या होता था? वैक्यूम के लिए होता था कि नहीं होता था? और एप्सिलॉन आर क्या होता था? रिलेटिव परमिटिविटी। तो नई डेफिनेशन निकल के आई कि नहीं आई? क्या निकल के आई? द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो उसमें क्या था? फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स वाली डेफिनेशन में क्या था कि फोर्स वैक्यूम का ऊपर होता था और मीडियम का नीचे। और जब बात करें परमिटिविटी की टर्म में तो क्या होगा? द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो चीजें ध्यान से रखेंगे। अब कोई पूछ ले कि सर इसकी यूनिट क्या होगी, तो भाई ये यूनिट लेस है। कैसा है? यूनिट लेस। ठीक है, और यूनिट लेस के साथ साथ क्या है? डायमेंशन लेस भी है। बहुत बढ़िया। तो चीजें सर हमें यहां तक समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं है। सर आगे की बात करते हैं। क्लियर है मेरे हिसाब से चीजें? अच्छा, अब अगर मैं फोर्स लिखना चाहूं मीडियम में तो क्या लिखूंगा? पहले तो मैं लिखता था, अब देखिए ये मेरी जो चीज है ना, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां से लिख सकता हूं, ध्यान से देखो तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि एप्सिलॉन बराबर लिख सकता हूं मैं एप्सिलॉन नोड इनटू एप्सिलॉन आर। दिमाग में बैठा ले, बहुत काम मिलने वाली चीज है, वीआईपी चीज है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल टॉपिक में काम आने वाली है। ठीक है, तो भाई चीजें यहां तक क्लियर हुई। अब मैं फोर्स इन मीडियम कहूं तो सर 1/4 पाई, जहां आप एप्सिलॉन लिखते थे वहां आप एप्सिलॉन नोड इनटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, क्योंकि पहले क्या लिख सकते थे? 1/एप्सिलॉन लिखते थे ना। अब इस एप्सिलॉन की वैल्यू किसके बराबर होगी? एप्सिलॉन नोड इनटू एप्सिलॉन आर होगी कि नहीं होगी? इनटू कितना? Q1 Q2 अपॉन कितना? आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, अब समझ में आ गया हमें कि कैसे मीडियम में फोर्स निकालेंगे। तो चीजें यहां तक क्लियर है मेरे हिसाब से, यहां तक कोई समस्या नहीं आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ बहुत सिंपल टॉपिक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं।
अब हम पढ़ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्मेट। कूलम्ब्स लॉ का कौन सा फॉर्मेट? वेक्टर फॉर्मेट। तो हमने क्या कहा, हमने एक क्या मान लिया भाई, हमने एक कोऑर्डिनेशन प्लेन मान लिया। अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर हमने मान लिया कि r1 पोजीशन पे है, r1 वेक्टर पोजीशन पे, कहां से, ओरिजिन पॉइंट से r1 वेक्टर पोजीशन पे एक चार्ज है q1 और दूसरा चार्ज r2 वेक्टर पोजीशन पे कितना है, q2 है। अब q1 और q2 के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स। तो पहला फोर्स है F12 वेक्टर, यानी कि फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2, फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2, बोलो क्लियर, यानी कि q1 के कारण q2 पर फोर्स। उसके बाद F21 वेक्टर मतलब फोर्स ऑन q2 ड्यू टू q1, मतलब q2 पर q1 के कारण फोर्स। उसके बाद अगला हमारा, अब आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि वेक्टर का एरो रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, कि जहां से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं टेल और जहां पर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेड। और ये क्या बताता है, एरो बताता है डायरेक्शन को, और यहां से यहां तक की लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड को। तो भाई हमारा यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मतलब कि 1 से 2, अरे 1 से कितना 2, सॉरी मैं इसको लिखता हूँ r21, ठीक है, और इसको लिख रहा हूँ r12, ठीक है भाई, गलती से मैं लिख दिया था। चलिए देखिए r21 वेक्टर और r12 वेक्टर, ये क्या हुआ, ये q1 से किधर है, q2 की ओर डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, q2 से q1 की ओर डिस्प्लेसमेंट है। मैं लिख दिया r12 वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम q2 टू q1, q2 टू q1, और ये क्या है r21, ये क्या है भैया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम q1 टू q2। चलो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे लिखा जाता है वेक्टर को, थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता हो तो। जैसे फोर्स में लिखना है, हमेशा वेक्टर को लिखा जाता है, ये फाइनल पॉइंट यहाँ पे पहले आता है फाइनल, और यहाँ पे आता है इनिशियल, यहाँ पे फाइनल और यहाँ पे क्या आता है, इनिशियल, ठीक है। मतलब हम यहाँ से चल के और यहाँ पर जाते हैं। जैसे मैंने लिखा F12 मतलब 2 इनिशियल हो गया और 1 क्या हो गया, फाइनल। मतलब फोर्स किस पर लग रहा है, 1 पर, और कौन लगा रहा है, 2। मतलब फिर मैं लिखता हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब 1 पर 2 के कारण फोर्स। ऐसे लिखते हैं r12 वेक्टर मतलब 2 से किधर, 1 की ओर, और मैं लिखता हूं r21 मतलब 1 से किधर, 2 की ओर। बोलो क्लियर है, 1 से किधर, 2 की ओर। ये फाइनल होता है, ये इनिशियल होता है, तो इस तरह से लिखा जाता है वेक्टर को। चलिए तो यहां तक चीजें मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रही होगी। तो अब मैं बात करता हूं भाई फोर्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो वी नो दैट, हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि F12 वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड मोड ऑफ q1 मोड ऑफ q2 अपॉन मोड ऑफ q1 मोड ऑफ q2 अपॉन। अब याद करो न्यूटन भाई साहब चिल्ला चिल्ला के कह के गया था कि भाई डिस्टेंस चाहिए, अरे क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो भैया r स्क्वायर, कितना, r स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी है किसी को, नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हमने तो डिस्प्लेसमेंट लिया है, हमने तो क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन भैया न्यूटन ने क्या कहा था, याद करो, मैंने जब तुम्हें लो पढ़ाया था मैंने कहा था कि उसने कहा था कि फोर्स इज स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो डिस्टेंस चाहिए, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करें, तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे भैया हम उसका मोड करके, हम उसका क्या करके, मोड करके। तो उसका मोड करके हम डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो मोड लगा देंगे तो क्या होगा, उससे डायरेक्शन खत्म हो जाएगी। तो भाई F12 है तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा लेना पड़ेगा, r12, और उसका क्या कर दिया, मोड। तो क्या हो गया भैया, ये डिस्टेंस बन गई। लेकिन एक बात बताओ, इधर वेक्टर है, इधर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है क्या, नहीं। एक ये थी, इस पर भी मोड लगा दिया, इसकी भी डायरेक्शन खत्म हो गई। तो अब यहाँ डिस्टेंस को कौन शो करता है, डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, याद करो, ऐसा कोई वेक्टर जिसको लगाने से मैग्नीट्यूड में कोई फर्क ना आए लेकिन डायरेक्शन शो हो जाए, ऐसा कौन सा वेक्टर होता था, डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज होता था यूनिट वेक्टर, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता था, 1। तो अगर मैं 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड 1 होता है, साथ में होती है डायरेक्शन, तो क्या आ जाएगी, हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, r12 कैप को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। r12 कैप क्या है भैया, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है जो क्या कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। इसकी डायरेक्शन किधर है, q2 से q1 की ओर है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब अकॉर्डिंग टू यूनिट वेक्टर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो यूनिट वेक्टर क्या कहता है, यूनिट वेक्टर की अगर मैं डेफिनेशन से बात करूं तो यूनिट वेक्टर कहता है कि भाई आप क्या करो, आप वेक्टर लिखो और उसके बाद मोड ऑफ वेक्टर कर दो, मतलब वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का वेक्टर और उसके नीचे उसका क्या, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो मतलब r12 जो कैप हमने लिखा है, r12 जो
कैप हमने लिखा है वो होने वाला क्या है, वो है r12 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r12 होने वाला है कि नहीं होना। जैसा कि कह रहा है वैसा वैसा कि अगर कोई यूनिट वेक्टर तो उसे लिखा जाएगा पहले उसका वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो r12 कैप है तो इसका मतलब r12 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r12। तो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, सो f12 वेक्टर मेरे पास कितना आने वाला है, f12 आने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड मोड ऑफ q1 मोड ऑफ q2 अपॉन मोड ऑफ r12 वेक्टर का स्क्वायर इनटू r12 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r12 वेक्टर। तो मुझे बताइए अगर ऐसा है तो देखिए ये स्क्वायर और ये एक सिंगल एक जैसी चीज है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी। तो आने वाला है f12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड मोड ऑफ q1 मोड ऑफ q2 अपॉन मोड ऑफ r12 वेक्टर की क्यूब इनटू कितना r12 वेक्टर। चलिए r12 वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया। अब याद करो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हैं r12 वेक्टर है तो क्या लिखा जाएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल कौन सा है, मैंने अभी तो लिखना सिखाया था कि अगर r12 लिखा जा रहा है तो फाइनल 1 है और इनिशियल कौन है 2 है। तो r1 वेक्टर माइनस कितना r2 वेक्टर, r1 वेक्टर माइनस कितना है r2 वेक्टर। तो इसका मतलब मेरे पास f12 वेक्टर कितना आ गया, मेरे पास आ गया f12 वेक्टर इक्वल टू कितना भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड 1/4 पाई कितना एप्सिलॉन नोड मोड ऑफ q1 मोड ऑफ q2 अपॉन मोड ऑफ r12 वेक्टर। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अभी तो मैंने बताया कि इसको लिख सकते हैं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मोड का क्यूब इनटू कितना इनटू r1 वेक्टर माइनस कितना r2 वेक्टर इनटू कितना माइनस r2 वेक्टर। तो ये मेरे पास आ गया भैया f12 वेक्टर। एज सेम मैं ऐसे का ऐसा ही क्या मैं डायरेक्ट f21 को लिख सकता हूं, क्योंकि सिर्फ क्या चेंज होने वाली है, डायरेक्शन चेंज होने वाली है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड और कितना मोड ऑफ q1 मोड ऑफ q2 अपॉन कितना, अब ये f21 है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा r21 हो जाएगा। तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर की क्यूब इनटू कितना r2 वेक्टर माइनस कितना r1 वेक्टर। बोलो क्लियर है। इस वाली को ऊपर वाली को मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट और इसको मैंने क्या कह दिया इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इनको कंपेयर करूं, कंपेयर करूं तो मैं क्या करूंगा, कंपेयर करते टाइम मैं करूंगा f12 वेक्टर को f21 वेक्टर से डिवाइड करूंगा। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या आने वाला है, ऊपर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड मोड ऑफ q1 मोड ऑफ q2 अपॉन कितना मोड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर की क्यूब इनटू कितना r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, थोड़ा सा दिख जाएगा आपको, ठीक है अच्छे से नहीं दिख रहा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा तो कि भाई मैं अगर इन्हें क्या करूँगा डिवाइड करूँगा तो क्या होगा f12 वेक्टर डिवाइड होगा f21 वेक्टर से। तो क्या होगा ऊपर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड मोड ऑफ q1 मोड ऑफ q2 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर की पावर क्यूब 3 इंटू कितना r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ठीक है। और नीचे कितना आएगा बोलिए, नीचे 1/4 पाई, क्योंकि हम दोनों की क्या रख रहे हैं वैल्यू पुट कर रहे हैं, मोड ऑफ q1 मोड ऑफ q2 अपॉन कितना r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर की क्यूब इंटू r2 वेक्टर माइनस कितना r1 वेक्टर। बोले क्लियर है। तो भाई एक बात बताओ, ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मोड में ये भी कैंसिल और ये भी मोड में है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि मोड में माइनस प्लस का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सिर्फ कितना बचने वाला है f12 वेक्टर अपॉन f21 वेक्टर बराबर होगा r1 वेक्टर माइनस कितना r2 वेक्टर अपॉन r2 वेक्टर माइनस कितना r1 वेक्टर।
ठीक है। अब जरा ऊपर और नीचे में एक फर्क देखो कि अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो उससे क्या होगा, ऊपर वाली जो चीज है वो भी सेम नीचे की जैसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मतलब ये होगा कि F12 वेक्टर डिवाइडेड बाई F21 वेक्टर अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन कितना, R2 वेक्टर माइनस कितना है, R1 वेक्टर, और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 1, यानी कि F12 वेक्टर डिवाइडेड बाई F21 वेक्टर इक्वल टू आएगा माइनस का 1। तो F12 वेक्टर बराबर कितना आएगा, माइनस का F21 वेक्टर। भाई यहाँ पे गौर से देख एक चीज कि F12 वेक्टर बराबर है माइनस के F21 के। माइनस से मतलब यहाँ पर क्या आया कि अपोजिट डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है, अपोजिट। लेकिन अगर मैं मोड करता हूं तो F12 वेक्टर मोड ऑफ F12 वेक्टर बराबर है किसके, मोड ऑफ F21 वेक्टर की। मतलब दोनों का क्या सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट के। हमने शुरू में भी यही बताया था कि भाई ये जो है इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। चीजें यहां तक आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारा क्या हुआ, गॉस लॉ क्या हुआ, कूलम्ब्स लॉ क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कूलम्ब्स लॉ में मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, वेक्टर फॉर्मेट पढ़ा दिया। क्या पढ़ाया, वेक्टर फॉर्मेट में मैं कह रहा हूं कि भैया कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, ठीक है। चीजें आपको समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी आपको लगता हो कि हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, ये समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। वीडियो दोबारा बना दी जाएगी, आराम से बना दी जाएगी, धीरे धीरे, कोई समस्या नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा चैनल को फैलाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।